हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है धातु अधातु, जिसका हमने 5 वीडियो आपको दिया है। हर एक एक बातों का हमने पूरी व्याख्या किया था। पाठ पहले अगर समझ लेते हैं आप तो क्वेश्चन आंसर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। परीक्षा में पूछे गए सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खुद ब खुद हल कर पाएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो पर जाइए और देखिए कि सारे वीडियो में कैसे उसकी व्याख्या की गई है, तो आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन चलते हैं, हम आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी समझा ही देते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या कहता है। इसके सभी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। अति लघुत्तरीय हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारतीय भवन जो हमारा है केमिस्ट्री, उनमें पेज संख्या हमारा है 68। उनमें जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, दो धातु के नाम और दो अधातु। हमने बताया था धातु अधातु पहचानने के तरीके, नहीं बताए थे। धातु अधातु पहचानने के तरीके, जिसकी अंतिम में क्या रहेगा, यम यम लगा रहेगा, नहीं ना, म समझिए। जैसे लिथियम, बेरिलियम, थोरियम, है ना। इस तरह से अगर नाम रहेगा, लैटिन भाषा का नाम की बात कर रहे हैं, सोडियम, कैल्शियम, तो यम यम रहेगा तो समझ जाएंगे कौन सी है वो धातु। जैसे दो धातु का नाम तो सोडियम लिथियम, क्लियर। और अधातु का नाम तो जैसे देखिए, इसमें भी याद रखिएगा, सामान्यतः ऐसे बहुत सारे उसका नाम है, लेकिन क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, इस तरह का नाम रहेगा तो समझेंगे कौन सी है वो अधातु। इन इन से तो आप अधातु का नाम में कौन कौन, क्लोरीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे अधातु हैं। आप याद रखेंगे, धातु भी बहुत है, लेकिन आपको दो दो ही कहता है तो कोई दो गो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सोडियम, लिथियम, क्लोरीन और आयोडीन, क्लियर। तो दो धातु में कौन कौन, सोडियम, लिथियम। दो अधातु आयोडीन और क्लोरीन। चलते हैं आगे हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले प्रमुख लवण। समुद्री जल में पाए जाने वाले प्रमुख लवण है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हम लोग पढ़े थे कल, पिछले दिन हम पढ़ा पाठ में कि प्रकृति में कुछ यौगिक जो है कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में, धरातल में, कुछ समुद्र से भी पाया जाता है। और समुद्र के जल में कौन है, तो सोडियम क्लोराइड है। जो हमारा धातु है ना, वो सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। समुद्री जल में कौन सा नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड, कौन सा हो गया। आगे हमारा, किस अधातु का नाम, माने किसी एक अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव तो धातु में पढ़े थे हम लोग मरकरी, धातु में क्या पढ़े थे, मरकरी। अधातु में क्या है उसका नाम, ब्रोमीन। अगर आपसे कोई पूछे कि अधातु बताइए तो क्या बताएंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती, ठीक है। परीक्षा में VVI में पूछता है, बराबर पूछता है, द्रव अधातु का नाम, तो क्या बताएंगे, ब्रोमीन, क्लियर। आगे चलते हैं, एक अधातु के नाम जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है तो कौन कौन, तो याद रखेंगे, फास्फोरस एक अधातु है जो वायु के संपर्क में आते ही जल उठती है। फास्फोरस, वो भी सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस नहीं, सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस हाथ पर डालिए और इस पर छोड़िए, वायुमंडल में तुरंत आग लग जाएगी, उसमें जल जाएगी वो, ठीक है। ऐसे सोडियम और पोटेशियम ये भी क्रियाशील है, नमी पाते ही जल उठती है, नमी पाते ही जल उठती है। तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, याद है ना, किरोसिन तेल में, पढ़े थे ना। पूछा, परीक्षा में पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम किरोसिन तेल में क्यों डुबो करके रखते हैं, इसलिए क्योंकि वह नमी पाते ही जल उठती है, नमी पाते ही जल उठती है, तो इसलिए कहाँ रखते हैं उसको हम लोग, किरोसिन तेल में। और फास्फोरस वायुमंडल के गर्मी से जल उठती है, तो इसीलिए उसको रखते हैं कहाँ हम लोग, पानी में, जल में। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं हम लोग, जल में, ठीक है। अब कभी जादू वाले के यहाँ गए होंगे, नहीं, हम लोग देखे कि एक जादूगर आया हमारे यहाँ, कुछ खेल वेल दिखाया, सांप उप का खेला उला, बहुत अपनी कुछ जादुएं दिखाई। और उसके बाद एक जादू दिखाया कि कुछ एक कटोरा लिया और कटोरा में अंगूठी कुछ रख दिया, अंगूठी, ठीक है, और उसको एक कपड़े से ढक दिया। थोड़ी देर बाद क्या किया, उस पर थोड़ा सा पानी डाला कि पूरा कटोरा से एकदम धुआं उठ गया। क्या उठ गया, धुआं। वह किसके कारण हुआ, सोडियम या पोटेशियम, कौन था वो, सोडियम या पोटेशियम। वो रखे होगा, उसको अंगूठी में क्या कर दिया था, लगा दिया पहले, और जैसे ही उसका क्या हो गया, किरोसिन तेल सूख गया, किरोसिन तेल सूख गया, और जैसे ही थोड़ा सा पानी डाला कि उसमें क्या हो गया, धुआं उठ गया, आग उठ गया, नहीं उठ गया। ये किसके कारण, सोडियम और पोटेशियम। या देखे होंगे कोई मसान लोग आते हैं, खोपड़ी रखे रहेगा, खोपड़ी में क्या करेगा, कुछ झोले से निकाल करके पहले लगा देगा,
और थोड़ी देर बाद वो अपने मुंह से पीक निकाल करके थूक अब फेंकेगा कि वो लग जाएगा, ये कहेगा वाह बहुत अच्छा जादू है। किसके कारण वो जल रहा है? सोडियम के कारण। ठीक है, तो हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि नमी पाते ही जल उठती है। ये परीक्षा में अभी आपके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम समझा दिए हैं, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रोमीन अधातु, फास्फोरस एक अधातु है जो कमरे के ताप पर आग पकड़ती। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो देखिए जितने धातु हैं विद्युत के सुचालक, अधातु विद्युत के कुचालक। अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। लेकिन एक अधातु है, कौन? ग्रेफाइट। एक अधातु कौन? ग्रेफाइट। वो विद्युत के क्या है? विद्युत के सुचालक। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक। और कहां मिलता है आपको मालूम है ना? ग्रेफाइट पेंसिल में, जो हम लोग कॉपी पर नहीं लिखते हैं पेंसिल, लकड़ी वाला पेंसिल, दोनों तरफ से छिप्पो से छेप दीजिए, छेप दिए, इधर काला निकल गया जो कागज पर चिन्ह छोड़ता है, इधर काला निकल गया, और दोनों में तार जोड़ दीजिए, अब बिजली के बल्ब में लगाइए बैटरी जोड़ करके, देखिएगा वो जल जाएगी। यानी इस ये जो पेंसिल है ना, कट पेंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, काठ वाली पेंसिल, तो उस वो विद्युत का सुचालक किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। किसका बना हुआ है? ठीक है, तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि कौन अधातु विद्युत के सुचालक, तो ग्रेफाइट। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो लिखेंगे नहीं। सभी, देखिए हमने खनिज के बारे में पढ़ा था, धरातल के नीचे वह चट्टाने, धरातल के नीचे वह चट्टाने जिससे धातु की प्राप्ति होती है, खनिज है। लेकिन जिस खनिज से ज्यादा मात्रा में आसानी से धातु मिलेगा तो उसको कहते हैं हम लोग अयस्क। जिस खनिज से ज्यादा मात्रा में आसानी से धातु मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अयस्क। तो क्या जितने धरातल में चट्टाने हैं सबसे आसानी में से धातु मिलता है? नहीं, इसीलिए सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं, नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है उल्फ्राम किस अयस्कों में विद्यमान होता है? उल्फ्राम याद रखेंगे, उल्फ्राम। तो टीन के एक अयस्क है टीन स्टोन, क्या नाम है उसका? टीन स्टोन, उनमें उल्फ्राम विद्यमान रहते हैं, याद रखेंगे। कहां रहता है? तो टीन के एक अयस्क हैं जिनका नाम है, क्या नाम है उसका? टीन के एक अयस्क हैं जिनका नाम है टीन स्टोन, उनमें उल्फ्राम विद्यमान रहते। नंबर नेक्स्ट, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? हाँ, हमने बताया था कि धातु, कोई भी धातु है उसको, धातु है वो क्या करेगी? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्सीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है, नमी से भी क्रिया करती है, नहीं करती है? तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग उसको? ऑक्सी। जो नहीं सुना है उसको खड़ा रखिए, बाकी सबको खड़ा रखिए, कोई छुट्टी नहीं करेगा। आगे चलेंगे हम लोग पढ़ रहे थे अमलगम क्या है? अमलगम, देखिए जितने भी अशुद्ध अयस्क है ना, अयस्क, उसमें जो मोटे मोटे बालू के कण हैं, पत्थर हैं जो मोटे मोटे, उसको कहते हैं हम लोग गैंग। क्या कहते हैं हम लोग? गैंग। लेकिन जो तरल अशुद्धियां हैं, तरल अशुद्धियां, उसको कहते हैं हम लोग अमलगम। अयस्कों में ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? अयस्कों में, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया, क्या 9 नंबर छूट गया मेरा। मिश्र धातु क्या है? तो जब दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु अभिक्रिया करती है, एक धातु और एक अधातु अभिक्रिया करती है और उससे एक पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। जैसे हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा, नहीं कल पढ़े थे हम लोग कि कॉपर का 80% और जस्ता का हमने पढ़ा था 20%, मिला देते हैं तो बन जाता है पीतल। क्या बन जाता है? पीतल। ये क्या हमारा? मिश्र धातु। इसी तरह से कॉपर का 90% और टीन का 10% अगर मिला देते हैं तो बनता है कांसा। ये भी क्या हमारा? मिश्र धातु। तो दो धातु के मिलने से या एक धातु और एक अधातु के मिलने से एक पदार्थ बनते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। नंबर आगे हमारा कह रहा है 10 में अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम, तो हमने अभी बताया कि अयस्क हैं, अयस्क में जो मोटे मोटे बालू पत्थर के कण हैं, मोटे मोटे बालू पत्थर के कण हैं, तो उसको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं हम लोग? गैंग। लेकिन अमलगम का मतलब हुआ कि अयस्क में तरल अशुद्धि, ठीक है। अगर कोई पूछे अमलगम क्या है, अयस्कों में उपस्थित जो तरल अशुद्धि है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अमलगम। अगर आपसे पूछे कि अमलगम किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? अयस्कों में उपस्थित तरल अशुद्धि को क्या बोलेंगे हम लोग? अमलगम।
नंबर आगे कहते हैं 11, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पाकर तत्व स्थायी बनते हैं। तो हमने बताया था कि देखिए दुनिया के जितने तत्व हैं ना, जिनके अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन सोडियम है जिनके अंतिम में 2 8 1 है, तो ये किसी को देगा। यानी कि हर कोई चाहता है, हर इलेक्ट्रॉन तत्व चाहता है, हर तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम अस्थायी हो जाएं। अब कहिएगा सर एक बात आपने नहीं बताया कि हाइड्रोजन तो 2 ही पा करके अस्थायी हो जाता है। तो हमने बताया था, समझाया था इसका पाठ में कि अक्रिय गैसों की संख्या नाम है 6, हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, नहीं रेडॉन, ऐसे करके, है ना। अब देखिए ये दोनों के बीच वाला, ये दोनों के बीच वाला या तो इसको फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा, और इससे इसके बीच वाला या तो नियॉन जैसा पाएगा या आर्गन जैसा पाएगा, नहीं पाएगा। तो अब हाइड्रोजन हीलियम के नजदीक है तो हीलियम जैसी संरचना पा लेता है, वो अस्थायी हो जाता है। क्लियर, यानी उसके अंतिम में 2 रहने पर भी, तो उसको अब बाद में रखिए, लेकिन आपसे पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पाने के बाद अस्थायी होते हैं, तो 8। कोई भी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद क्या बन जाते हैं, अस्थायी बन जाते हैं। आगे चलेंगे, नंबर 12, सोडियम परमाणु जल के साथ अभिक्रिया तीव्रता से करते हैं जबकि सोडियम आयन नहीं। देखिए सोडियम परमाणु का मतलब हुआ ये सोडियम है, परमाणु मतलब 2 8 1, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो क्योंकि सक्रिय है, ये क्या हमारा सक्रिय है, तो ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए प्रवृत्ति रखता है। लेकिन हमारा जो कैल्शियम है ना, वो ये सोडियम आयन, वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नहीं पाता, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वह मतलब अष्टक पूरा रहता है उसका। थोड़ा सा लाइन कट गया जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे हो जाता है, मेरा पैनल कैसे बंद हो गया। चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेंगे बाद में क्या। नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सोडियम परमाणु सक्रिय हैं, परमाणु है तो सक्रिय है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वह जल से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। लेकिन जब अगर आयन की बात करेंगे तो उसके अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब वो किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है पहले से, तो क्या अब जल से अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्लियर, आगे चलेंगे। नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 13, आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक हैं उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों, तो देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, बंधन बनाते हैं। इसीलिए उनका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी मजबूत बंधन, उसको आप क्या कह सकते हैं, मजबूत बंधन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनाते हैं, इसीलिए वो क्या है, मजबूत बंधन होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक आप लेते हैं उदाहरण के तौर पर, लीजिए सोडियम Na 2 8 1, क्लोरीन Cl17 2 8 7, है ना। अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको दे देगा। जैसे देगा इसमें भी हो जाएगा धनायन, ये हो जाएगा ऋणायन। क्लियर, अब ये स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बना है, इसीलिए मजबूत बंधन होता है, इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 14, कार्बन टेट्रा क्लोराइड विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है। तो देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वह एक सह संयोजक यौगिक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए इस कैसे है, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम में 4, अंतिम में कितने 4, 1 2 3 4। क्लोरीन के अंतिम में कितने होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा। सेम कहानी इधर भी करेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी साझा नहीं। इसी तरह से Cl इधर भी साझा करेगी और Cl इधर भी साझा करेगी, नहीं करेगी। तो साझे के फलस्वरूप ये बंधन बना रही है,
नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक हैं, इसीलिए वह विद्युत का चालन नहीं करते। हमने पढ़ा था आयनिक यौगिकों के गुण और सहसंयोजक यौगिकों के गुण। तो आयनिक यौगिक के गुण में हमने बताया था कि वह विद्युत के सुचालक होते हैं, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अब कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब ये नहीं कह रहा है आपको कि वह सहसंयोजक है, अब आपको दिमाग लगाना है इस तरह से कोई सहसंयोजक है। तो बताइए वह विद्युत का क्या करेगा, चालन नहीं करेगा, क्योंकि वह कौन सा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। आगे चलेंगे नंबर 15, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन है। आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनते हैं। तो आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक। क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन बोलेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक। तो देखिए नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि वो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा। अब कहिएगा कैसे सर, तो देखिए एन नाइट्रोजन, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, तो पहली कक्षा में होगी 2 और दूसरी में होगी 5। अब ये किसी से 5 लेगा, सॉरी ये 3 लेगा, क्योंकि 5 है तो 3 लेगा। तो कैसे, तो देखिए यहाँ n रहा 1 2 3 4 5, इधर से भी एक n दे दीजिए 1 2 3 4 5। अब ये 3 का साझा करेगा और 3-3 का साझा करेगा, तो नाइट्रोजन अणु बना N2। क्या बना हमारा, N2। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का साझा है वो, 3-3 का। तो लिखेंगे नाइट्रोजन अणु बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करती है। हम किसी को दिक्कत। आगे चलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में कौन लेते हैं भाग, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब कहेगा सर हम नहीं समझे संयोजी इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे तो चलिए समझते हैं। देखिए क्लोरीन 17, तो 2 8 7, देखिए 7 किसी को देता ही नहीं है, लेता है 1, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1। अब चलिए अब ऑक्सीजन लीजिए 2 8, सॉरी 2 6, परमाणु संख्या होती है इसकी 8, तो 2 6, ये 6 किसी को देती है, नहीं देती है, वो 2 किसी से लेती है, ठीक है। अब चलिए सोडियम Na11, 2 8 1, ये देती है, 1 देती है। मैग्नीशियम 12, ये क्या करती है, 2 8 2, ये 2 किसी को देती है। यानी आपने क्या समझा कि कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना देता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो तत्व किसी को जितना देता है या जितना लेता है वो क्या कहता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर यहाँ वो दे रहा है वही उसकी संयोजकता है, ले रहा है वो उसकी संयोजकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, यानी जितना देता है या जितना लेता है। कोई दिक्कत, कोई जितना देता है या जितना लेता है वो उसकी क्या है। आगे चलेंगे मेरे भाई, नंबर क्वेश्चन चलते हैं 19, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसका बंधन। तो स्थानांतरण से यानी एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं किसी को तो स्थानांतरण हुआ, तो स्थानांतरण से आयनिक या वैद्युत संयोजक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। आयनिक यौगिकों के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन बनता है, नहीं बनता है, तो कौन बंधन, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। नंबर चलेंगे, नंबर है 19 ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन नहीं। 20 नंबर, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा होने से कौन बंधन। देखिए मान लीजिए कोई परमाणु है और साझा करेगा तो सहसंयोजक, अगर स्थानांतरण करेगा तो आयनिक, स्थानांतरण करेगा तो आयनिक और साझा करेगा तो सहसंयोजक। कोई दिक्कत, चलते हैं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन हुआ, 21 नंबर आप देख, तो हम लोग 20 नंबर पढ़ लिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, द्विबंधन वाले, द्विबंधन माने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने वाले बंधन बनाने वाले कोई एक तत्व का उदाहरण दीजिए। तो कौन होगा उदाहरण भाई, तो ऑक्सीजन। जैसे देखिए O है हमारा, क्या है O है, अब इसकी परमाणु संख्या कितनी 8। अब ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर दिया जाए तो 6, अंतिम में कितना आया 6, 6 तो किसी को देगा नहीं, 2 किसी से लेगा, 2 किसी से लेगा। अब क्या करेगा, सो देखिए एक O यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6,
एक O इधर से आया, 1 2 3 4 5 6, अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, साझा, यही हो गया द्विबंधन। नहीं, वही आपसे पूछ रहा है नंबर 21 में, द्विबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण, तो O2 ऑक्सीजन के अणु हो गया। आगे त्रिबंधन वाले अणु का उदाहरण, तो अभी हमने नाइट्रोजन के बारे में बताया कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2 और 5। अब ये 5 किसी को देगा नहीं, अब क्या करता है ये, जैसे मान लीजिए n, यहाँ लिखेगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इधर रखेगा 3 गो, इधर से एक n आएगा, इधर से 1 2, और इधर से रखेगा 3 गो। अब ये 3 इससे ले लिया तो 8 इसका भी हो गया, 8 इसका भी हो गया। ये कौन बंधन, त्रिबंधन। कौन बंधन, आप तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ना कि द्विबंधन त्रिबंधन क्या है ना। चलिए आगे है नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के बंधन की प्रकृति बताइए। अब देखिए यौगिक कुछ के नाम दिए हुए हैं जिनके बंधनों की प्रकृति आपको बतानी है। कितना नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो 22 नंबर। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 1 में क्या है हमारा, याद रखेंगे अमोनिया। अब अमोनिया का सूत्र क्या है याद रखेंगे, तो NH3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप, N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5, H का 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका, सीधे 1। H का कितना होता है, 1। एक किसी को ये क्या करेगा, एक किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन इसको एक दे देगा, लेकिन अब क्रिया पूरा होगा नहीं। तब क्या करेगा, देखिए नाइट्रोजन अपने बीच में बैठ जाएगा, अपना एक यहाँ रखा और एक इधर रखता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है, हाइड्रोजन बगल में खड़ा करता है, हाइड्रोजन बगल में खड़ा करता है, हाइड्रोजन बगल में खड़ा करता है, और तीनों के बीच एक बंधन बनाता है। अब ये कौन बंधन हुआ, ये क्या हो गया हमारा, एकल सहसंयोजक, नहीं हो गया। तब आपसे पूछ रहा है, बताए मेरे भाई अमोनिया में कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन। कौन भी, तो एकल। अमोनिया में कौन, ये याद रखिएगा, ऐसे बनाना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हमारा, CO2, समझिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये अनुसूत्र है। अब इसमें कौन सा बंधन, देखिए कार्बन परमाणु संख्या कितनी, 6, तो 2 4, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, 2 6। अब 6 इसको वो दे नहीं सकता, 4 उससे ये ले नहीं सकता, किसी तरह से कोई बंधन नहीं बनेगा। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ खड़ा हो जाएगा, और क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इधर से खड़ा हो जाएगा, कार्बन को कहेगा तू बीच में आ जाओ, 2 2 इलेक्ट्रॉन तुम रखो अपना बीच वाला, और ये ऑक्सीजन कहेगा कि 2 2 हम भी रख देते हैं, और हमारा भी अष्टक पूरा। इधर से ये भी कहेगा कि 2 2 इलेक्ट्रॉन हम भी रख देते हैं बीच में, तो हमारा भी अष्टक पूरा। तो कार्बन कहा कि हम तुमको 2 2 दिए हैं, तो तुम 2 2 इलेक्ट्रॉन हमको दो, नहीं हो गया, इसका भी अष्टक पूरा। ये कौन सा बंधन हुआ, द्विबंधन, द्वि सहसंयोजक। पहला में हो गया अमोनिया में एकल सह, इसमें कौन हो गया हमारा, द्वि सहसंयोजक बंधन। इसी तरह से तीसरा हमारा है सोडियम मोनोऑक्साइड, नहीं तो सोडियम मोनोऑक्साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम लोग सोडियम मोनोऑक्साइड का, N मोनोऑक्साइड का सूत्र NaCO3 है ना। इसमें भी क्या बनेगा, तो एकल सह, याद रखिएगा क्या बनेगा, एकल सह संयोजक बंधन। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, आयनिक सॉरी ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन एक तत्व है और वो चाहता है कि हम अमोनिया जैसा बने, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो समझिए अमोनिया ने नियोन Ne, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8, यानी कि इसकी परमाणु संख्या होती है 10। परमाणु संख्या कितनी, 10, तो 2 8 हो गया। ऑक्सीजन इसका है 8, तो 2 और 6। अब 8 इसको पुराना है, तो कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए ना। यानी आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन को नियोन जैसा बनना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि नियोन का होता है 10, तब अंतिम कक्षा में 8 है। अब इसके पास मात्र 8 ही है, तो अंतिम कक्षा में 6 है। नियोन जैसा पाना चाहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 चाहिए। आगे चलते हैं, एक तत्व ए संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे तत्व बी संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ए और बी संयोग से बने यौगिक विद्युत का कुचालक हैं,
तब बंधन की प्रकृति और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन रचना। देखिए समझिए, प्रश्न कह रहा है कि मेरे भाई एक तत्व है हमारे पास, समझेंगे, एक तत्व ए, एक तत्व ए जिसके संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 अंतिम वाले में, और बी एक तत्व है जिसके संयोजी सेल में कितने हैं, 4 है। अब देखिए 7 ये इसको दे सकता है क्या, 4 ये इसको दे सकता है क्या, सीधी सीधी बात है, ये 4 दे नहीं सकता और ये 7 ले नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में बनेगा बंधन तो एकल सहसंयोजक या द्वि सहसंयोजक नहीं बनेगा, तो सहसंयोजक। कौन बंधन बनाएगा, सहसंयोजक। क्लियर, आप वहां लिखेंगे, यहाँ ए के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और बी के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ए अपना 7 इलेक्ट्रॉन बी को दे नहीं सकता और बी से 4 इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में बनेगा सहसंयोजक। क्या बनेगा, साझा वाला बंधन बनेगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे है, एक यौगिक ए एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइन को जोड़ने में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक है और उसका उपयोग हम लोग रेलवे लाइन को जोड़ने में उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है हमारा, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके और रेलवे पटरियों के दरारों को भरने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। किसका, फेरिक ऑक्साइड। हमने समीकरण अभिक्रिया भी दिया था, पाठ से नहीं दिया था। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे है, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन क्या करना पड़ता है। तो हमने बताया था, अगर ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करिएगा, ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करिएगा तो उससे क्या हो जाता है कि आसान हो जाता है सांद्रण, लेकिन सल्फाइड अयस्कों से सांद्रण क्या होता है, कठिन होता है। कार्बोनेट से क्या होता है, कठिन होता है। तो कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों से सांद्रण कठिन है, इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड को किस में बदल देते हैं हम लोग, ऑक्साइड अयस्क में। सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से सांद्रण कठिन है, तो इसलिए हम उसको किस में बदल देते हैं, पहले ऑक्साइड के अयस्कों में, और तब जाकर के सांद्रण करते हैं। इसके लिए किस विधि का उपयोग करते थे हम लोग, निस्तापन या भर्जन का। आगे 28, एक मिश्र धातु का नाम बताइए जो विद्युत तारों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सोल्डर। किसका उपयोग है, शोल्डर एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें 50% टीन, SN 50% और सीसा PB कितना 50%, और दोनों को मिला के बनता है सोल्डर। इसी का उपयोग तार जोड़ने में किया जाता। तो आशा करते हैं ये 28 क्वेश्चन आपको अति लघुतरीय का था, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, यानी कल मिलेंगे हम लोग लघुतरीय क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।